तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की जो कहानी है, ये कहानी कितनी हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें काल के गर्भ में हैं। लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मीडिया वाले बाइस्ड होके एक तरह से बस टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं। कम से कम जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, जो मीडिया पे भरोसा करते हैं, उनके पास पूरी की पूरी जानकारी पहुंचे। इस घटना में क्या कुछ हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह असल में है कौन, उनकी शख्सियत क्या है, इस मामले में कानूनी रूप से क्या क्या होगा। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा श्रद्धा वाकर वाले केस में 5-6 दिनों तक तो मीडिया ने खूब फांसी दिलवाई आफ्ताब को, फांसी होगी फांसी होगी। लेकिन उसके बाद आफ्ताब का क्या हुआ, कैसा मामला चल रहा है, किसी भी मीडिया वाले ने पूछने की हिम्मत तक नहीं की। अभी अंजलि वाला केस था, मीडिया ट्रायल हुआ, 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें न मीडिया से चलती हैं, न हमारे आपके सेंटिमेंट से चलती हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, हमारा देश का संविधान जो कहता है, कोर्ट उसी से चलता है। पुलिस अपने एफआईआर में, अपनी कंप्लेन में चाहे 302 लिख दे, चाहे 304 लिख दे, चाहे 376 लिख दे, लेकिन सज़ा जो होगी वो इसी बिना पे होगी कि कोर्ट में क्या प्रूफ होता है। तो मैंने देखा कि कई ऐसे मामले हैं जब मीडिया ने, हमारे देश की जो महान मीडिया है, जिसने कभी 2000 के नोट में एक चिप खोजा था, कभी क्रिकेट स्टेडियम में उसने एलियन खोज दिया था, कभी किसी विशेष नेता के बयानों को काट छाट के चलाती है, कभी ज़बरदस्ती का महीनावंडन करती है, कभी कुछ और करती है, कभी कुछ और करती है। मैंने एक बार बचपन में एक न्यूज़ देखी थी, एक ट्रेन एक्सीडेंट का मामला था। मीडिया ने बाकायदे बीएफएक्स से 2 ट्रेनों को लड़ा के दिखा भी दिया कि ऐसे दुर्घटना हुई थी, ऐसे लोग कूदे थे, ये सारी चीज़ें हुई थी। बाद में पता चला कि ये खबर तो फेक निकली। तो आप सोच के देखिए कि मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि घटना से पहले पहुँच जाती है। फ़ोन आने से पहले जिस प्रकार ट्रू कॉलर पहुँच जाता है, घंटी बाद में बजती है, ट्रू कॉलर पहले नोटिफिकेशन दे देता है। आज की मीडिया भी उस हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अब चूंकि इस फील्ड में मैं खुद आ चुका हूं, तो मेरा प्रयास है कि सारी चीज़ें आपको अनबायस्ड तरीके से बताऊं, आपके पास सारी जानकारी हो, सारी चीज़ें हों कि इस बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले में हकीकत में क्या है, क्या क्या चल रहा है, सारे पहलवानों के आरोप क्या हैं, कौन सा पहलवान किस पक्ष में है, बृजभूषण शरण सिंह का स्टैंड क्या है, और इस मामले में कानूनी प्रक्रिया क्यों है, क्या हो सकती है। और मैं अपनी वीडियो की शुरुआत में कह रहा हूं कि सारी गलती उन पहलवानों की है। हालांकि आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एक डिटेल चर्चा, एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप मेरी बात से अगर इत्तेफाक ना रखते हो तो आप मुझे कमेंट में गाली दे दीजिएगा या फिर जो करना होगा कीजिएगा। लेकिन आप पूरी बात को, आप हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप पूरी बात को सुनिए, अपने संविधान पर भरोसा रखिए, अपने देश के कानून पर भरोसा रखिए, उसके बाद ही आप कुछ फैसला लीजिए। और आपका जो फैसला होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसको जानने से पहले एक बार बृजभूषण शरण सिंह हैं कौन, उनकी शख्सियत क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है, कब कब उनका नाम विवादों में आया, कौन कौन से ऐसे मामले हैं। सबसे पहले इन बातों को जान लेना चाहिए, तभी इस मामले को हम समझ पाएंगे कि दरअसल उनके ऊपर लगे आरोप क्या हैं और इस आरोपों की गंभीरता क्या है, और बृजभूषण शरण सिंह का इसमें खुद का स्टैंड क्या है। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म एक विधायक के परिवार में होता है। उनके चाचा कांग्रेस से विधायक रह चुके थे, यानी परिवार में राजनीति बचपन से ही थी। थोड़ा सा बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन के लिए साकेत विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ भी उनकी छवि दबंग वाली थी। कई बार बमबाजी तक में उनका नाम आया। इन सारी चीज़ों के बावजूद 1979 में महामंत्री का चुनाव लड़ते हैं, बाकायदा चुनाव जीतते हैं। और जो लोग छात्र लाइफ से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि अगर कोई इंसान किसी विश्वविद्यालय से छात्र नेता बनता है तो आसपास के 5-6 जिलों में उसका नाम एक तरह से तेज़ी से वायरल होता है। 1979 में वो छात्र संघ से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद छात्र संघ की महामंत्री की पद को स्वीकारते हैं, जीतते हैं। जीतने के बाद उनका अच्छा खासा नाम होता है। नाम होने के बाद धीरे धीरे वो तमाम प्रकार की पार्टियों से भी जुड़ने लगते हैं, तमाम प्रकार की गतिविधियों से भी जुड़ने लगते हैं।
आधा टाइम उनके अखाड़े में बीतता, आधा टाइम उनकी राजनीति में बीतता। और उनकी राजनीति का जो सबसे बड़ा एक स्टार्टअप था, जहाँ से उनको एक नाम मिला, एक रुतबा मिला, वो चीज़ थी 1988 के ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि हमारे देश में आज भी जो रियासतें हैं, भले ही डेमोक्रेसी आ चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन 2000 के पहले पहले तक जो रियासतें थी उनका अच्छा खासा उनके इलाके में रसूख होता था, अच्छा खासा रुतबा होता था। और कई रियासतें तो ऐसी मानी जाती हैं, आज भी है, जैसे भद्री रियासत है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ से इस रियासत की सीमा शुरू होती है, वहाँ से पुलिस प्रशासन, कानून, सरकार, इन सब के पैर पीछे हटने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ रुतबा था 1988 में मनकापुर रियासत के कुंवर आनंद पाल का। और उन 1988 में ये जब कुंवर आनंद पाल के खिलाफ ही ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ते हैं और अच्छी किस्मत की वजह से इस चुनाव को जीतते हैं, तो इनका जो नाम था, इनकी जो शख्सियत थी, एक तरह से पूरे के पूरे इलाके में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फैलने लगती है कि कोई बृजभूषण शरण सिंह है जिसने राजघराने की युवराज को चुनाव में हरा दिया। अब ऐसी शख्सियत, ऐसा नाम इनका बनने लगा कि धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की पार्टियों में इन्होंने हाथ आजमाया। हर बार ये चुनाव लगभग जीतते गए। 1991 में इन्होंने सांसदीय का चुनाव लड़ा, उसे जीत गए। हालांकि बीच में इनके ऊपर टाड़ा लगा, जो दाऊद के बहनोई के सूटरों वाला मामला था, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि दाऊद के बहनोई यानी दाऊद के जीजा का मर्डर हुआ था। मर्डर करने वाले 2 आरोपी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हीं को मारने के लिए दाऊद ने कुछ शूटर भेजे थे और उन्हीं में से एक शूटर का नाम जो आया था वो था ब्रजेश सिंह एमएलए। ब्रजेश सिंह वाराणसी के रहने वाले हैं। हालांकि इस मामले में इनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इन्हीं ब्रजेश सिंह को शरण देने के इल्ज़ाम में कल्पनाथ और बृजभूषण शरण सिंह को जेल रहना पड़ा था। इनके ऊपर टाड़ा लगा था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी थी। 1996 में ये जेल में थे और जेल में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ पाए, तो इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा सांसदी का। वो भी सांसदी जीतती हैं। उसके बाद 99 में ये सांसदी लड़ते हैं, ये फिर जीतते हैं। और 1999 में चुनाव जीतने के बाद आज 2023 है, तब से लेके आज तक इन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा। ये लगातार अलग अलग क्षेत्रों से सांसद रह चुके हैं। कभी ये सपा से लड़ चुके हैं, कभी ये बीजेपी से लड़ चुके हैं। और इनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में जब ये कायदे से सपा में थे, हालांकि सपा का दामन इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, तो स्वयं नरेंद्र मोदी ने इनको फ़ोन करके चुनाव लड़ने की आग्रह की थी। और इस बात को ऑन द मीडिया, ऑन द कैमरा ये खुद स्वीकारते हैं कि नरेंद्र मोदी ने खुद इनसे कहा था चुनाव लड़ने को। अभी एक मामला हुआ था जिसमें इन्होंने एक ऑडियो वायरल किया था, कायदे से इनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मुझे योगी से बात करने की ज़रूरत नहीं, योगी मुझसे खुद बात करता है। तो ये तो एक इनके रसूख, इनके एक रुतबे की बात हो गई। उस पूरे इलाके में लगभग 54 डिग्री कॉलेज चलते हैं, 54 के 54 इनके नाम पे चलते हैं। इनके नाम पे नकल माफिया का भी टैग लगा है। इसके बावजूद भी अगर आप वहाँ की जनता से बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो एक तरह से आधे से ज़्यादा लोग जो इनके पक्ष में हैं वो इनकी पूजा करते हैं, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, इनके लिए जान देने को तैयार हैं। और इसी बात का जीता जागता प्रमाण है कि बीच में इन्होंने किसी विशेष नेता को, एक बहुत बड़े नेता को कहा था कि तुम्हारे में हिम्मत हो, अब बिना माफ़ी मांगे तुम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घुस के दिखा दो। और जब से इन्होंने ये चैलेंज दिया है, इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी वो आज तक उत्तर प्रदेश नहीं आ पाए, ना ही वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने आ पाए, बल्कि अयोध्या के राम जी की उस मुहिम में उनकी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। इनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था, तो जिन 40 लोगों का विशेष नाम आया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे और ऐसे इसी समकक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उसमें से एक नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी था। ऑन द मीडिया, ऑन द कैमरा ये खुद स्वीकार करते हैं कि उस ढांचे को गिराने में जो सामान लगे थे, चाहे वो फावड़ा था, चाहे वो कुदाल थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद प्रोवाइड कराई थी। रात 10 बजे तक वहाँ पे मौजूद रहे।
ऑन द मीडिया इस बात को स्वीकारते हैं कि इनके हाथ से एक मर्डर हुआ है। ऑन द मीडिया खुद स्वीकार करते हैं कि इनके ऊपर न जाने कितने मामलों का आरोप लग चुका है। ऑन द मीडिया ये खुद स्वीकार करते हैं कि हाँ ये पहलवान है, इन्हें गुस्सा आता है, ये गुस्से में थप्पड़ वगैरह किसी पहलवान को मार सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये कैमरे के सामने खुद स्वीकार कर चुके हैं, बाकायदा इनकी वीडियो हैं। आप अगर अलग अलग जगह पे देखेंगे तो अलग अलग चीज़ों में इनकी वीडियोज़ आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप बृजभूषण शरण सिंह की शख्सियत क्या है, किस कदकाठी की वो नेता हैं, 6 बार के सांसद हैं, क्या उनका रसूख होगा, बीजेपी में उनकी क्या पैठ है, क्या धौंस है, उनका क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। अब आते हैं उस विवाद की तरफ जिस विवाद में आज पूरा देश एक तरह से उलझा हुआ है। दरअसल 2-3 दिन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और 1-2 और ऐसे पहलवान जो देश के लिए मेडल ला चुके हैं जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हमारे तिरंगे को लहराया था कभी, वो धरने के लिए जंतर मंतर पे बैठते हैं। जब बैठते हैं तो एक तरह से सबको अजीब लगता है कि क्या बात है, ये सारे लोग क्यों बैठे हैं। मीडिया जाती है बात करने के लिए कि आपके क्या शिकायतें हैं, आपकी क्या डिमांड है। तो ये सारे लोग कुछ संगीन आरोप इन सांसद जी के खिलाफ लगाते हैं। पहला आरोप ये था कि जो अध्यक्ष हैं यानी बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा जो बच्चियां हैं उनका शोषण किया है, उनका यौन उत्पीड़न करते हैं। और जो बजरंग पुनिया है उनका आरोप था कि बहुत सारे घोटाले हुए हैं, बहुत सारी फंडिंग रोकी गई है, सारे पैसे अध्यक्ष और उनके साथ के लोग खा चुके हैं और हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। इसी बीच अंशु मलिक, ये भी एक रेसलर हैं, ये आती हैं। आने के बाद इनका इल्ज़ाम था कि हमको फिर से ट्रायल देने के लिए बाध्य किया जा रहा है और हमको वज़न कम करने के लिए कहा जा रहा है और 10 दिन के अंदर हमको 2 बार ट्रायल देने की बात की जा रही है। ये सारे इल्ज़ाम जब लगते हैं, इल्ज़ाम लगने के बाद इस पर बृजभूषण शरण सिंह का जो स्टैंड है वो मैं आपको बताता हूँ, चूँकि अभी तक किसी भी मीडिया में उनका स्टैंड क्लियर नहीं आया था। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है, जो उनके ऊपर पहला आरोप था कि महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, तो उस पर कहना है कि अगर उत्पीड़न पिछले 10-12 सालों से हो रहा है तो अभी तक किसी भी महिला खिलाड़ी ने, किसी भी रेसलर ने आके कोई कंप्लेन क्यों नहीं किया, किसी ने जाके FIR क्यों नहीं किया। अगर वो FIR करते हैं तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। दूसरा आरोप जो था कि भ्रष्टाचार हुआ है, शोषण हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। उस पर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई, हम आपका सम्मान करते हैं, आपने हमारे लिए मेडल लाया है, लेकिन ये मेडल आपके अकेले के दम पे नहीं था, हमने भी खून पसीना जमाया है, खून पसीना बहाया है। अगर आपको ना यकीन हो तो 2012 से मैं अध्यक्ष हूँ, उससे पहले के मेडलों को आप गिन लीजिए, मेरे अध्यक्ष होने के बाद के मेडल को आप गिन लीजिए। और तीसरा जो अंशु मलिक का दावा था कि हमको बाध्य किया जा रहा, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हम बाध्य इसलिए कर रहे हैं ताकि जो निचले दर्जे के भी, जो सेकंड रैंक के लोग हैं, वो भी ऊपर आ सकें, उनको भी मौका मिले, वो भी खेल सकें, वो भी आगे आ सकें। और मैंने 15 दिन पहले ही नियम लगाया था कि बिना नेशनल खेले आप इंडियन टीम के पार्ट नहीं हो सकते। और ये सारी साजिश इसी के तहत है कि हमको नेशनल नहीं खेलना, हमको सीधा सीधा खिलाया जाए और इंडियन टीम का हिस्सा बनाया जाए। ये तो रही मोटा मोटी बात। अब एक एक अपराध को हम डिटेल में जानते हैं, जो जो आरोप लगे हैं उनको डिटेल में जानते हैं, और साथ में ही जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जानते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहला आरोप था कि जो कुछ कोच हैं और कुछ महिलाएं, जो महिला कोच हैं, उनके साथ जो पुरुष कोच हैं, कुछ चुनिंदा कोच, वो बदसलूकी करते हैं, उनके साथ बेइज्जती करते हैं। बाकायदा जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया है और ये आरोप विनेश फोगाट का है। अब इस पे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उनकी राय मैं आपको बताता हूँ, उनका जो जवाब है वो बताता हूँ। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, किस जगह हुआ है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल प्रोवाइड करानी होगी,
क्योंकि ऐसे मनगढ़ंत आरोप आप कांग्रेस पार्टी के दबाव में लगा रहे हैं और ये आरोप आपका करियर ख़त्म हो चुका है, आप ट्रायल नहीं देना चाहते, तभी लगा रहे हैं। क्योंकि अगर 2012 से मैं अध्यक्ष हूँ और तब से शोषण हो रहा है, तो जब मैंने आज के ठीक 15 दिन पहले ये नियम लगाया है कि बिना नेशनल खेले आप इंडियन टीम के पार्ट नहीं हो सकते, तभी आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। और इस पर मेरी व्यक्तिगत राय जो है और जो कानूनन तौर पे बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई अध्यक्ष या फिर कोई इंसान 100 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण कर चुका है तो आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करने में दिक्कत क्या है। और अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, और मैं मान के चलता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह एक रेपिस्ट है, उन्होंने 100 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया, तो अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आपको कंप्लेन करनी चाहिए। आपको कम से कम हमारे देश के कानून पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो सरकारी ओहदे पे बैठे लोग हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत हैं और अगर आप उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे आरोपियों को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि किसी को सज़ा न मिलना भी एक तरह से उसके गुनाह को समर्थन देना होता है। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद जो खिलाड़ी हैं उनकी डिमांडें हैं कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं वो इस्तीफ़ा दें, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम कोई कुश्ती नहीं लड़ेंगे। अब इस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि बिना किसी गलती के, कम से कम मैंने किसके साथ क्या गलत किया, बिना इस बात को बताए अगर आप मुझसे इस्तीफ़े की मांग करते हैं और अगर मैं इस्तीफ़ा देता हूं तो यानी मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, और बिना गलती की अपनी गलती स्वीकार करके इस्तीफ़ा देना ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है और मैं ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। अब दूसरा आरोप था, विनेश फोगाट ने कहा कि 30 मिनट का किसी खिलाड़ी का ऑडियो है जिसमें वो रो रो के कह रही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने और उनके कोचों ने मेरे साथ शोषण किया। और इसी बीच जो अंशु मलिक हैं उनका कहना है कि एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हुआ था बुल्गारिया में, उसमें जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं वो उसी होटल में जाके ठहरे थे जिसमें कि महिला खिलाड़ी ठहरी हुई थी। और रूल बुक ये कहता है कि कोई भी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे किसी पद पे हो, उस होटल में नहीं ठहर सकता जिसमें महिलाएं ठहरी हों। अब ये सवाल जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने गया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हाँ मैं ठहरा था, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठहरने के जो अरेंजमेंट होता है किसी दूसरे देश में जाने के बाद वो हमारे हाथ में नहीं रह जाता। किसी दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, वहाँ का जो अरेंजमेंट होता है, वही इस चीज़ को बताता है कि कौन किस जगह ठहरेगा, किसको कौन सा होटल मिलेगा। और अगर वो मुझे अलग होटल नहीं देता है तो मुझे उसी होटल में ठहरना पड़ेगा जो होटल मुझे अलॉट होगा। ये तो रही दूसरा आरोप की बात। अब आते हैं तीसरे आरोप पे, जो अंशु मलिक ने कहा कि हमको बार बार बाध्य किया जा रहा है कि हम पहले नेशनल खेलें उसके बाद ही इंडियन टीम का हिस्सा बनेंगे। इस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि कम से कम आप ये सोचिए कि कोई इंसान है वो अलग अलग जगह 5 बार ट्रायल देगा, आप उससे अपनी 1 बार ट्रायल चाहते हैं क्योंकि आप पहले से सीनियर खिलाड़ी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि 5 बार ट्रायल देने वाले का कंपटीशन 1 बार ट्रायल होने वाले से नहीं हो सकता, लिहाजा सारे खिलाड़ियों को एक दर्जे में रखा जाए, एक ओहदे में रखा जाए और सबके साथ सामान्य व्यवहार किया जाए। इसके बाद ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात। अब इस पे जो डिमांड है इन खिलाड़ियों की मैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली डिमांड है ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें, जिसके बारे में ब्रिजभूषण शरण ने जो कुछ कहा मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा जो डिमांड है उसके हिसाब से कहा गया है कि जो भी पूरा कुश्ती फेडरेशन है उसको भंग किया जाए, जो प्रदेश की सारी इकाइयाँ हैं उनको भंग किया जाए, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की इकाई है उनको भंग किया जाए और सारी चीज़ों को एक दूसरे तरीके से रीअरेंज किया जाए, सारी चीज़ें चलाई जाएं, और यही उनकी डिमांड है। अब इस पे ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि कोई भी फेडरेशन ऐसे भंग नहीं की जा सकती, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अगर हम कार्रवाई करते हैं तो कल को कोई भी आके कहेगा कि कुछ भी आप कीजिए और हमको करना पड़ जाएगा। ये तो रही मोटा मोटी बात। अब मैं आपको जो कानून कहता है वो आपको समझाता हूँ। कानून यही कहता है
कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हमारे देश के कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो या फिर कोई दलित परिवार का या फिर किसी जंगल में रहने वाला एक छोटा सा आदमी हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे एक गाय भैंस चराने वाला कोई चरवाहा हो, सबके लिए कानून में समान अधिकार है। अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, कोई व्यक्ति है उसका शोषण कर रहा है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो कम से कम उस इंसान को जिसके साथ शोषण हुआ है उसको सामने आना होगा। अगर वो सामने नहीं आ सकती तो ऐसे कुछ एविडेंस या फिर ऐसे कुछ मुकदमे उसे दर्ज खुद के बिना पे करवाना होगा, जिससे कोर्ट की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर ये महिलाएं, ये जो खिलाड़ी हैं, अगर ये ऐसे काम करती हैं, अगर ये आती हैं FIR करती हैं, तो इनके जान पे रिस्क हो सकता है, इनका कैरियर ख़त्म हो सकता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है और उन खिलाड़ियों से भी सवाल है कि क्या आपको अपने देश के संविधान पे, अपने देश के कानून पे, अपने देश की न्यायपालिका पे इतना भी भरोसा नहीं है कि अगर आप ऑन द कैमरा आके स्वीकार करते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, तो क्या ये देश, ये पूरा का पूरा जो जनता जनार्दन है, जो आपके साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकता? आपका कैरियर आपसे ख़राब हो जाएगा, वो भी इतनी सारी चीज़ें लोगों के सामने होने के बावजूद। और अगर कोई महिला है, उसे के साथ गलत हुआ है, वो सामने नहीं आ रही है और इस बात की जानकारी इन खिलाड़ियों के पास है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, अगर इनके पास है कोई सबूत है और आप सबूत छुपा रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक अपराध होता है। अगर कोई आरोपी है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि 100 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण कर चुका है, ये आरोप खुद विनेश फोगाट ने लगाया है, तो 100 से ज़्यादा लड़कियों का रेप करने वाला, उनका शोषण करने वाला खुलेआम क्यों घूम रहा है? आप उसको जेल भिजवाइए। आपकी डिमांड इतनी हल्की क्यों है कि बस उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, बस उनको उस फेडरेशन का जो इकाई है उनको भंग किया जाए, सारी चीज़ें रीअरेंज की जाए? आपका फोकस बस खेल पे क्यों सिमटा हुआ है? आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको ऐसे रेपिस्टों को सज़ा दिलवानी चाहिए अगर वो रेपिस्ट हैं तो। और रही बात धमकी की, रही बात जान के खतरे की, तो शायद बृजभूषण शरण सिंह के इलाके से मैं महज 35 किलोमीटर दूर बैठ के आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एड्रेस वो चाहेंगे निकलवा लेंगे, मैं तो खुला कह रहा हूँ, अगर वो रेपिस्ट हैं, उन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया है, एक तरफ कुछ खिलाड़ी हैं, एक तरफ कुछ पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इसी बीच कुछ और खिलाड़ी हैं। एक तरफ जहां विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और अंशु मलिक हैं, दूसरी तरफ नरसिंह यादव जो कि नेशनल खेल चुके हैं, दिव्या जो कि नेशनल खेल चुकी हैं, शालिनी जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रोजमेरिया ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है। ये सारे के सारे प्लेयर बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आए हैं। इन सारे प्लेयरों का दावा है कि जिस टाइम पीरियड की बात ये लोग कर रहे हैं, जहाँ पे शोषण हुआ, वहाँ पे खुद मौजूद थे और ये पूरी तरह सुरक्षित थे। और इसमें से 3 लड़कियां भी, जिनका नाम दिव्या है, जिनका नाम शालिनी है, जिनका नाम रोजमेरिया है, ये कुछ कर्नाटक की खिलाड़ी हैं, कुछ केरल की हैं, कुछ कहीं और की हैं। इन तीनों का दावा है कि ये सारी लड़कियाँ सेफ थी, उसी टाइम पे हैं और इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई। तो मेरा सवाल थोड़ा सा अजीब है, आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि आज ये इंसान क्या बोल रहा है, कहीं ठाकुर होने के नाते दूसरे ठाकुर का पक्ष तो नहीं ले रहा। लेकिन मैं बहुत कानूनी बात करना चाहता हूँ। सारी मीडिया, सारी पब्लिक का ध्यान बस उस कुश्ती संघ पे टिका हुआ है, लेकिन मेरा ध्यान इस टाइम उस कानूनी प्रक्रिया पे टिका हुआ कि अगर बृजभूषण शरण सिंह रेपिस्ट हैं, उन्होंने रेप किया है या फिर उन्होंने शोषण किया है, तो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई भी इंसान आगे क्यों नहीं आ रहा? कोई भी लड़की आगे आके क्यों नहीं कह रही कि मेरे साथ शोषण हुआ है? एक तरफ विनेश फोगाट कहती हैं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, कि मुझे डर है, कल मैं रहूं ना रहूं, मुझे मार दिया जाए। दूसरी तरफ कहती है कि हम इंसाफ की लड़ रहे हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। तो ये बाइस्ड नेचर, ये अजीब सा बर्ताव हमको कुछ समझ नहीं आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरा बार बार यही सवाल है, अगर वो एक शोषण करने वाला नेता है, अगर उसने किसी लड़की का, और आपके आरोप के हिसाब से 100 से ज़्यादा लड़की का शोषण हुआ है, तो आप उसको सज़ा के तौर पे बस उसकी अध्यक्षता क्यों छीनना चाहते हैं? आप बाकायदे उसे जेल भिजवाइए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, ताकि पूरे देश के लिए एक मिसाल हो, एक नज़ीर हो। अब इस पर इनका दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके सांसद हैं,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको याद होगा कि एक कुलदीप सिंह सेंगर का केस हुआ था, उन्नाव रेप केस। बाकायदा कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें सज़ा हुई, बीजेपी के विधायक थे। उसके बाद भी बीजेपी की सरकार ने उनको पनिश किया, उनको कोर्ट से सज़ा मिली। और कम से कम किसी भी इंसान को अपने देश के कोर्ट पे, अपने देश के कानून पे, अपने देश की न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। और अगर कोई शोषण हुआ है, अगर हुआ है तो इस बात की जिम्मेदारी जिसके साथ हुआ है वो खुद आके ले कि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि अगर कल को जो कानूनी प्रक्रिया उस हिसाब से ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते और मानहानि का केस दायर करते हैं इन विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और बाकी के जो रिस्लर हैं उनके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं फिर भी उन्हें इन नामों को लेना पड़ जाएगा कि किसके साथ शोषण हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है। यानी कायदे से हर परिस्थिति में अगर शोषण हुआ है तो इनको इस बात की जानकारी लोगों के सामने रखनी ही होगी। अगर आप लोगों के सामने इस जानकारी को नहीं रख सकते, जैसे निर्भया का केस था, निर्भया का असली नाम कुछ और था, शायद आप लोगों में से 90% वो नाम जानते भी नहीं होंगे। तो नाम बदल के, पहचान बदल के भी मुकदमे चलाए जाते हैं। एक ऐसी कोर्ट का भी गठन हो जाता है लोगों के कहने पे, उस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं होता है। ऐसे ऐसे ट्रायल चलाए जाते हैं जिसमें उस ट्रायल में क्या कुछ हुआ, कौन गवाह दे रहा, कौन प्रूफ है, इस बात की जानकारी बाहर नहीं निकल आ पाती। तो आप इस चीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। और मेरा फिर लास्ट में वही एक सवाल रह जाता है कि आप एक रेपिस्ट को सज़ा के तौर पे बस उसके पद को क्यों छीनना चाहते हैं, उस पूरे फेडरेशन को क्यों भंग करना चाहते हैं। कायदे से जितने भी लोग उसमें आरोपी हैं, आपके पास अगर सबूत है तो आप उन्हें जेल भिजवाइए। क्योंकि एक खेल, चाहे कुश्ती का हो चाहे क्रिकेट का हो, किसी लड़की की इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता। और हमारा देश तो ऐसा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है। आपको क्या लग रहा है कि आप अगर कंप्लेन करती हैं तो हम आपका सम्मान नहीं करेंगे? मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, अगर आपको जान का खतरा है आप मेरे चैनल के माध्यम से आके कहिए, आपकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी बात जो मुझे लगा कि आपके सामने रखनी चाहिए। पता नहीं आपका कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन इस बात पे आप विचार कीजिएगा कि किसी भी रेपिस्ट की सज़ा महज उसके पद को छीनना नहीं हो सकता, उसे जेल भिजवाना चाहिए। उसे कायदे से जो भी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, इन सारी धाराओं के तहत उनके ऊपर काम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं अपनी डिमांडों को हल्का रख के, अपनी डिमांडों को छोटा रख के अपना मामला हल्का कर रहे हैं। तो फिलहाल ये डीप कंपैरिजन था, जो चीज़ होनी चाहिए थी और क्या खिलाड़ियों की डिमांड है मैंने आपके सामने रखी। और इस मामले में जो भी सच्चाई होगी, कायदे से अगर जांच होगी तो सामने आएगी। दोनों पक्षों को इस पर अटल होना चाहिए। और जांच कायदे से सीबीआई हो चाहे सीआईडी हो तभी हो सकती है जब कायदे से कोई कंप्लेन करे, क्योंकि किसी के कहने पे ऐसे नहीं किया जा सकता। हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। कम से कम कुछ सच, कुछ प्रूफ, कुछ एफआईआर की कॉपीज़ आपको रखनी पड़ेंगी, तभी जाके हमारे देश का कानून कुछ कह सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी बात जो मुझे रखनी थी, मैंने रखी। अब इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या मत है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं सारे कमेंट्स, अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे छूटे होंगे, शायद छूटे भी हैं, तो अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसी भी होगी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी बात। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।